हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में स्वागत है। आइए हम लोग विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी के आगे देखते हैं। आती है गर्भावस्था। उसी के आगे विकास में सबसे पहली अवस्था है गर्भावस्था। देखते हैं गर्भावस्था में कैसे बालक का निर्माण होता है। सबसे पहले शुक्राणु, अनंत शुक्राणु होते हैं। सबसे पहले अनंत शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं इसे बीज कहते हैं। अनंत शुक्राणु होते हैं जिसे एक उसके बाद शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं, शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं, शुक्राणु अनंत होते हैं और अंडाणु एक होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, शुक्राणु अनंत होते हैं और अंडाणु एक होता है। शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो युक्ता नामक एक कोशिकीय जीव का निर्माण करते हैं। युक्ता नामक एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। युक्ता नामक एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। कैसे देखते हैं कैसे एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। हमने बताया शुक्राणु, यानी जब शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं तो युक्ता नामक एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। जो ये एक कोशिकीय जीव होता है इसे हम लोग योक कहते हैं। जो ये एक कोशिकीय जीव होता है इसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव को योक कहते हैं। एक कोशिकीय जीव को योक कहा जाता है। एक कोशिकीय जीव को योग कहते हैं। पूछा जाएगा योग किसे कहते हैं, तो जो एक कोशिकीय जीव होता है उसे हम योग कहते हैं। योग 15 या 2 सप्ताह बाद योग जो होता है, योग जो होता है, योग जो है वह 15 दिन या 2 सप्ताह बाद 2 सप्ताह बाद फूट जाता है। 2 सप्ताह बाद क्या होता है? फूट जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ये फूटने के बाद कौन सी अवस्था में जब फूट जाता है तो क्या कहा जाता है? जब फूट जाता है तो उसे तो जब फूट जाता है तो उसे बीजावस्था कहते हैं। जब यह फूट जाता है तो इसे बीजावस्था कहते हैं। तो इसे बीजावस्था कहते हैं। यही बीजावस्था कहते हैं। जो ये बीजावस्था होती है इसी से ही भ्रूण का निर्माण होता है। जो ये बीजावस्था होती है, जो बीजावस्था होती है, जो बीजावस्था होती है, इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? तो जब बीजा अवस्था फूट जाता है तो भ्रूण का निर्माण होता है। आइए देखते हैं, जब यह भ्रूण बनता है तो यह माता के गर्भ से अपरा प्लेसेंटा नाल नामक जो ये भोजन को प्राप्त होता है उसी के माध्यम से भोजन का प्राप्त होता है। अपरा प्लेसेंटा नाल जो यह माता के गर्भ से सटा होता है, जो ये भ्रूण होता है, भ्रूण जो माता के गर्भ से जुड़ा होता है, माता के गर्भ से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरा। ये तीनों एक ही नाम है। उसे अपरा कहिए, अपरा प्लेसेंटा कहिए, अपरा प्लेसेंटा, अपरा प्लेसेंटा या नाल, ये तीनों एक ही नाम है। आप अपरा कहिए या प्लेसेंटा कहिए या नाल कहिए। जो ये माता के गर्भ के दीवार से सटा होता है भ्रूण, उसे ही अपरा प्लेसेंटा नाल कहते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं। शुक्राणु जब अंडाणु से मिलता है तो युक्ता नामक एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। जब ये योग फूट जाता है 15 दिन बाद तो ये एक बीजावस्था का निर्माण होता है। जो यह बीजावस्था होती है इससे
जो जीव का निर्माण होता है यह जीव 32 कोशिकाओं में विभाजित होता है। 32 कोशिकाओं में विभाजित होता है। 32 कोशिकाओं में विभाजित होता है। और ये जो बीजावस्था, इसी से भ्रूण का निर्माण होता है। और भ्रूण माता के गर्भ से किससे सटा होता है? तो अपरा प्लेसेंटा नाल से सटा होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भ के समय कौन सा हार्मोन सहयोग करता है? तो आप लोग लिख लीजिए कि गर्भधारण के समय गर्भधारण के समय प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन सहयोग करता है। प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन सहयोग करता है। पूछा जाता है गर्भधारण के समय कौन सहयोग करता है? तो प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन सहयोग करता है। गर्भधारण के समय कौन सहयोग करता है? तो गर्भधारण के समय प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन सहयोग करता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे चलते हैं, इसी के आगे देखते हैं क्या होता है। उसके बाद जब बालक का निर्माण गर्भकाल में होता है, ये स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ तक की कहानी अपरा प्लेसेंटा नाल से जो जुड़ा होता है। उसके बाद देखते हैं कि पूछा जाता है क्वेश्चन कि बालक में सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है? पूछा जाता है कि बालक में सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है? बालक में सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है? किस अंग का निर्माण होता है? किस अंग का निर्माण होता है? पूछा जाए जब बालक में सबसे पहले किस अंग का निर्माण होता है, तो आप लोग बताइएगा कि बालक में सबसे पहले जो अंग का निर्माण होता है वो होता है मस्तिष्क। सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसके बाद आँख, नाक, कान, उसके बाद आँख हो गया, नाक हो गया, हाथ हो गया और उस सबसे लास्ट में पैर का निर्माण होता है। सबसे लास्ट में पैर का निर्माण होता है। भ्रूणावस्था में सबसे पहले सिर का निर्माण होता है कहा जाए, या बालक में सबसे पहले किसका निर्माण होता है? तो बालक में सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कि भ्रूणावस्था की कितनी अवस्थाएं हैं। भ्रूणावस्था की अवस्थाएं हेडिंग डालेंगे, भ्रूणावस्था। जो भ्रूणावस्था होती है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? भ्रूणावस्था की अवस्थाएं, जैसे भ्रूणावस्था की कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो भ्रूणावस्था को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 एक्टोडर्म, नंबर 2 मीसोडर्म, नंबर 3 एंडोडर्म। तो आइए देखते हैं नंबर 1 पे क्या है? एक्टोडर्म। नंबर 1 पे है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म वो होता है जैसे हमारे शरीर के जो बाहरी आवरण होता है, जो शरीर का बाहरी आवरण होता है, शरीर का बाहरी जो आवरण होता है उसे एक्टोडर्म कहते हैं। बाहरी आवरण में सबसे पहले देखते हैं क्या क्या आता है। बाहरी आवरण में आता है जैसे बाल, बाहरी आवरण में आता है त्वचा। ये हमारे शरीर के बाहरी आवरण है। नंबर 2 पे देखते हैं क्या है? एक्टोडर्म, मीसोडर्म जो हमारे शरीर के मध्य की परत होती है। ये हमारे शरीर के मध्य की परत, शरीर के जो मध्य की परत होती है उसे हम मीसोडर्म कहते हैं। मीसोडर्म के अंतर्गत मांसपेशियां आ गई, मांसपेशियों के बाद आ गया हृदय, हृदय के बाद आ गया मस्तिष्क आ गया, आमाशय आ गया, इसी में आमाशय। ये हमारे मीसोडर्म के अंतर्गत आते हैं। और भी हैं इसके एग्जाम्पल, इसके भी और एग्जाम्पल हैं आप लोग। और एक्टोडर्म, मीसोडर्म। नंबर 3 पे है
नंबर 3 पे है एंडोडर्म, एंडो, नंबर 3 पे है एंडोडर्म। देखते हैं एंडोडर्म क्या होता है। शरीर के सबसे अंदर का भाग जो होता है उसे एंडोडर्म कहते हैं। शरीर का आंतरिक भाग, शरीर का जो आंतरिक भाग होता है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं, शरीर का आंतरिक भाग। जैसे देखते हैं आंतरिक भाग के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो मस्तिष्क आता है, और मस्तिष्क के जो अंदर का पार्ट होता है, मस्तिष्क के अंदर का पार्ट और हृदय के अंदर का पार्ट, और आमाशय के, जैसे आमाशय हो गया, आमाशय का जो खोल हो गया वो मीसोडर्म में आएगा। अगर पूछा जाए आमाशय का आंतरिक भाग तब ये एंडोडर्म में आएगा। जैसे मस्तिष्क, मस्तिष्क मस्तिष्क हो गया, उसके बाद आमाशय हो गया, आमाशय हो गया, और उसके बाद हो गया हृदय, हृदय हो गया, और उसके बाद हृदय मस्तिष्क। इसकी हृदय मस्तिष्क आमाशय का आंतरिक भाग, का आंतरिक भाग, का आंतरिक, का आंतरिक भाग, ये हमारे एंडोडर्म के अंतर्गत आता है। एक बार फिर से भ्रूणावस्था की अवस्थाएं देखते हैं। भ्रूणावस्था की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म, नंबर 2 मीसोडर्म, नंबर 3 एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म के अंतर्गत शरीर का बाहरी आवरण बाल एवं त्वचा होता है, और मीसोडर्म के अंतर्गत शरीर की मध्य परत होती है, और एंडोडर्म के अंतर्गत मस्तिष्क का, हृदय का जो आंतरिक भाग होता है वो एंडोडर्म के अंतर्गत आता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आगे देखते हैं कि बालक का जो जीवन काल होता है, जो भ्रूणावस्था के बाद जब बालक का जन्म होता है तो कितने दिन न्यूनतम और कितने दिन अधिकतम बालक का होता है। तो देखते हैं बालक का न्यूनतम गर्भकाल कितना होता है। पूछा जाता है कि बालक का न्यूनतम गर्भकाल कितना होता है। न्यूनतम, बालक का न्यूनतम गर्भकाल कितना होता है। गर्भकाल, बालक का जो न्यूनतम गर्भकाल होता है वो 180 दिन होता है। ये 180 दिन होता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बहुत कम दिन है, लेकिन हमने कहा बालक का न्यूनतम गर्भकाल 180 दिन होता है। और आगे आता है कि बालक का अधिकतम गर्भकाल कितने दिन का होता है। अधिकतम गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो बालक का जो अधिकतम गर्भकाल होता है वो 330 दिन का होता है, वो 330 दिन का होता है। तो न्यूनतम गर्भकाल 180 दिन और अधिकतम गर्भकाल 130 दिन। अब पूछते हैं कि सबसे पहले कि बालक या बालिका में सबसे पहले किसका जन्म होता है। तो नोट बना के लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट बना के लिखिएगा कि बालक का गर्भकाल, बालक का गर्भकाल, बालक का गर्भकाल कम होता है, कम होता है, एवं बालिका का गर्भकाल कम होता है, एवं बालिका का गर्भकाल, एवं बालिका का गर्भकाल ज्यादा होता है। बालिका का गर्भकाल ज्यादा होता है, यानी बालक का गर्भकाल कम और बालिका का गर्भकाल ज्यादा होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि बालिका, इसमें ऑथेंटिक है कि बालक का गर्भकाल कम, बालिका का गर्भकाल ज्यादा होता है। देखते हैं कि बच्चे के निर्माण के समय कौन कौन से हार्मोन सहयोग करते हैं। तो बालक के निर्माण के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहयोग करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बालक के निर्माण के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहयोग करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन, देखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या कार्य है। जो हमने बताया था, जो अपरा प्लेसेंटा नाल से माता के गर्भ के दीवार से जो चपके होते हैं वो टूटने का कार्य ऑक्सीटोसिन हार्मोन करता है। तो यानी अपरा प्लेसेंटा, अपरा
प्लेसेंटा या नाल से जब टूटता है, अपरा प्लेसेंटा नाल टूटता है, टूटता है तो कौन सा हार्मोन सहयोग करता है? ऑक्सीटोसिन। और जहां से अपरा प्लेसेंटा नाल टूटता है वहीं से रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? ये है रिलैक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? ये जब अपरा प्लेसेंटा नाल जहां से टूटता है, ये जनन नाल को फैला देता है। ये जनन नाल को फैला देता है। तो दोनों के कार्य आप अलग अलग समझ गए होंगे कि ये क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है। तो रिलैक्सिन हार्मोन जनन नाल को फैला देता है जिससे प्रसव पीड़ा में कम अनुभव होता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन अपरा प्लेसेंटा नाल से जब गर्भावस्था से बालक माता के गर्भ की दीवार से टूटता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन सहयोग करता है। आगे देखते हैं कि गर्भकाल, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। आगे देखते हैं कि बालक में गर्भ शिशु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक, अगर गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक उसी के आगे देखते हैं। तो गर्भावस्था को माता का जो आहार होता है, अगर माता अच्छा आहार करती है तो बालक का विकास अच्छा होता है। माता का स्वास्थ्य, माता जैसे बीमारी माता को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बालक का स्वास्थ्य इससे प्रभावित होता है। माता का नशा करना, अगर माता नशा करती है तो बालक प्री मेच्योर बेबी का जन्म होता है। और संवेग की अस्थिरता और अपरिपक्व आयु का मतलब ये होता है कि लड़की की शादी 21 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और लड़का की शादी 25 से 34 वर्ष की होनी चाहिए, जिससे अगर एक लड़का या लड़की का जन्म हो तो वो बिल्कुल परिपक्व हो। और परिवार का वातावरण हो ये भी गर्भावस्था को प्रभावित करता है। और पति पत्नी संवाद, यानी पति और पत्नी को लड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो ये गर्भावस्था को प्रभावित करता है, जिससे बालक का विकास काफ़ी कम हो पाता है और अपरिपक्व बालक का जन्म हो जाता है। ये गर्भावस्था और को प्रभावित करने वाले कारक और पूरी गर्भावस्था ये कंप्लीट होती हुई। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि विकास का जो गर्भकाल होता है, जो शैशवावस्था होता है, जो बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास दोस्तों यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।